Today I am going to teach the integrated questions. मैं पुनः फिर आप लोगों के बीच इंटीग्रेटेड क्वेश्चन को लेकर आया और आज इंटीग्रेटेड क्वेश्चन जो है बिल्कुल असमंजस वाला है। आपको तुरंत माइंड पर ये दिखाई देगा कि सेंटेंस क्या है और मेरा माइंड क्या है। मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पर मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाइज द ईदर एंड सप्लाइज देयर करेक्शंस। ये जितने सारे सेंटेंस हैं प्रत्येक सेंटेंस में एक न एक आपको ईदर है और उस चीज को हमें क्या करना है, करेक्शन करना है। अगर हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा कि करेक्शन करने से पहले माइंड हमेशा ये लेकर चलना होता है कि हमें ग्रामेटिकल को पूरा एकदम फुल ऑफ माइंड पर रखना होगा। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो ये जान लीजिएगा कि आपका इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। और इंटीग्रेटेड क्वेश्चन जो होता है सारे सस्पेंसल होता है। आपको बिल्कुल सस्पेंस रहेगा, आपका सेम लगेगा कि हमारा ये वाक्य सही दिखाई दे रहा है बट उसमें आपका एक एरर है। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है कि ही आस्क्ड मी व्हाई आई वेक्स हिम। कितना सुंदर क्वेश्चन है। उसने मुझसे पूछा या कहा कि मैं उसे तंग करता हूं। देखिएगा, मैं उसे क्यों तंग करता हूं। अब ध्यान देने की बात है, हमें पहले सेंटेंस को पढ़ने से पहले सेंटेंस का लेवल देखना होता है कि सेंटेंस लेवल क्या कहता है। उसने मुझसे कहा या पूछा कि मैं उसको तंग करता हूं। अरे यार, पहले माइंड लगा देना कि जिस सेंटेंस में आस्क लगा हो और आस्क के साथ में वाई आ गया हो और वाई के साथ में सब्जेक्ट आ गया हो, तो यहां आस्क मेरा क्या है, पास्ट टाइम की बात कर रहा है। तो जब आस्क मेरा पास्ट टाइम का बात कर रहा है तो बाबू वैक्स किस में जाएगा, पास्ट टाइम में जाएगा। किसमें जाएगा, पास्ट टाइम में जाएगा। तो जो यहां पर मैंने क्लियर आपको बताने के लिए ये बता दिया कि ये क्या है, प्रेजेंट का ही बात लिख दिया गया है। उस प्रेजेंट में यानी कहने का मतलब कि डायरेक्ट में लिखा होगा क्या, यही ना लिखा हो गया कि यहां पर यू वेक्स क्या मी, यू वेक्स मी जब लिखा होगा तो यू किसके अनुसार बदला था, यहां पर आपका आई हो गया और वेक्स क्या है, V1 है। तो जब मेरा यहां पर आस्क हमारा पास्ट टेंस है तो ये भी हमारा पास्ट टेंस होगा। तो पास्ट टेंस में करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर जो वेक्स मेरा जो V1 है तो इसको मैं V2 पर करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा पास्ट और पास्ट क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो यहां पर वेक्स लिख दिया, मेरा क्या है, ईरर है। और वेक्स को जब मैं पास्ट में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, वेक्स हो जाएगा। तब क्या हो गया कि उसने मुझसे कहा या पूछा कि मैंने उसे तंग किया, मैंने उससे क्यों तंग किया। तो यहां पर भी पास्ट, यहां पर भी पास्ट। हमेशा बच्चों को माइंड में ध्यान देना चाहिए कि यदि मेरा अगर डायरेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब जब इनडायरेक्ट में अगर पास्ट एबिलिटी का शो करता है तो हम मेरा रिपोर्टेड स्पीच भी इनडायरेक्ट में पास्ट ही होना चाहिए। अगर ये हमारा अगर डायरेक्ट का अगर ये पोजीशन अगर हमारा क्या करता है, प्रेजेंट शो करता है, तो आपको निश्चित है कि इनडायरेक्ट में हमें प्रेजेंट शो करना है। किससे पहचान करना है, यहाँ यदि हमारा रिपोर्टिंग भी भर में प्रेजेंट शो करता है तो यहाँ पर प्रेजेंट शो करना चाहिए। जब हमारा रिपोर्टिंग में यहाँ पर पास्ट शो करेगा तो यहाँ पर मेरा पास्ट होना चाहिए। यही आपको समझ लेना है। तो आस्क मेरा जब यहाँ पर क्या बना था, V2 पास्ट में है तो वेक्स भी हमारा V2 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेक्स हो जाएगा। एक सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। ये नरेशन का है। नरेशन जब वाई क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। आगे मैं सेकंड क्वेश्चन पे जा रहा हूं कि व्हाइल ही वाज डांसिंग आई एम सिंगिंग। ये माइंड हमेशा रखना है, ये टाइम एंड टेंस लेकर चलो। बच्चों को हमेशा माइंड पर रखना चाहिए कि सेंटेंस कहां चला गया तो टाइम एंड टेंस ऑलराउंडर होना चाहिए इन द ग्रामर।
अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं है। पता है कि while he was dancing I am singing, जब कभी भी सेंटेंस का अगर स्टार्टिंग या बिटवीन अगर while और when आता है और while और when के साथ में अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मोमेंट होता है तो उसका आफ्टर वाला भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस ही होना चाहिए, नहीं तो आपका सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। कब? जब when और while आएगा तब। when और while यदि यहां पर आ गया स्टार्टिंग में या यहां पर भी आ गया तो यहां पर अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहां पर भी पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है तो यहां पर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसलिए बाबू इसमें इधर क्या दिखाई दिया, इसमें इधर आपको दिखाई दिया एम, क्योंकि यहां पास्ट है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए, तो एम हमारा क्या बन जाता है, इधर, और किससे बदल जाएगा, वाज। तब मैं जान गया कि while he was dancing I was singing, ये सेंटेंस इज करेक्ट। अगर I am singing है तो बेटा जान लेना कि बिल्कुल गलत है। जब while he was आ गया तो I was होगा, बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो माइंड पर रख लो कि जिस किसी भी सेंटेंस में वो while और when आ जाए और while when के साथ में अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा हो तो आफ्टर वाले भी सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस ही होता है। क्लियर? अब यहां पर लिखा हुआ है कि शी वाज सीटिंग बिसाइड हर मदर, वह अपने मां के नजदीक बैठी है। कहां बैठी है, मां के नजदीक बैठी है। आपको ध्यान देना है, मां के नजदीक में बैठने का मतलब है कि मां के नजदीक होना। तो हमें नजदीक का सेंस में क्या होता है, दो चीज होता है, एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है। बिसाइड्स का अर्थ होता है नियर, नजदीक, और बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है, के अतिरिक्त, एक के अलावा। तो यहां पर सेंटेंस कह रहा है कि वह अपने मां के नजदीक बैठी थी, तो मां के नजदीक बैठने के सेंस में क्या है, बिसाइड्स लगा हुआ है। तो बिसाइड्स का तो अर्थ होता है अतिरिक्त, तो अतिरिक्त का तो यहां पर बात नहीं है। मां के नजदीक बैठी थी तो वहां पर बाबू लोग क्या करना है कि बिसाइड्स को रिप्लेसमेंट कर देना है और बिसाइड्स के जगह पर बिसाइड लिखोगे, तब ये वाक्य सही हुआ कि वह मेरे मां के नजदीक में बैठी हुई है। अगर बिसाइड्स लिखते हैं तो रॉन्ग मेथड है, वह मां के अतिरिक्त बैठी है, ये सेंटेंस थोड़ा है, वह मां के नजदीक बैठी है। तो मां के नजदीक के लिए जहां पर ये बिसाइड्स आपको दिखाई दिया, इसको आपको लिख देना है इधर और यहां पर लिख देना होगा बिसाइड। ये मेरा हो गया करेक्शन। ये कहां का पोजीशन है, प्रीपोजिशन। इंटीग्रेटेड में ये सारी चीज आते हैं, जितने सारे टाइम एंड टेंस, ग्रामर, प्रीपोजिशन, एग्रीमेंट, जितने सारे चीजें सारे इंटीग्रेटेड में आते हैं। आपको ऑल इन वन पूरा एकदम माइंड पर रखना है। आगे ये तो समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। अब यहां पर कहता है कि नोबडी अलाउड टू कम, किसी को आने की अनुमति नहीं है इस डे। क्या उनको आने की अनुमति है? अब देखिएगा ये सेंटेंस कहां का है, पहचानते हैं, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो बच्चे के माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मेथड बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन टैग में द सेंटेंस बिगिंस विथ नोबडी नन, जहां कहीं भी नोबडी नन अगर आपको दिखाई दे तो वह हमेशा क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब लेकर आता है। नो वन इज, नो वन वाज, नोबडी इज, नोबडी वाज। लेकिन आप क्या जानते हैं कि नोबडी का प्रोनाउन क्या है, दे। नो वन का प्रोनाउन क्या है, दे। तो दे के साथ में हमेशा आर लगता है, आर लगता है ना, लगता है। लेकिन यहां पर एग्रीमेंट में जहां पर बड़ी शब्द आ जाते हैं, नोबडी, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, ये सब हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर परपोज में जाते हैं। लेकिन सिंगुलर परपोज खाली स्टेटमेंट बनाने के लिए होता है। जब इसका क्वेश्चन में रिप्लाई तय करते हैं तो वह अपना वर्ब को ले लेता है। जैसे नोबडी इज अलाउड टू कम, किसी को आने की अनुमति नहीं है, यानी प्लूरल सेंस में किसी को आने की अनुमति नहीं है। यहां पर नोबडी के साथ में इज लगा है और यहां पर आपको टैग में भी बना दिया है इज दे। तो बाबू नोबडी के साथ में इज लगा है, यहां पर आपको टैग आपका एकदम बिल्कुल जो क्वेश्चन करता है, तो इसके साथ में कभी आप दे देखे हैं?
स्टेटमेंट में आ सकता है नो वन और नोबडी के साथ में, लेकिन टैग में जैसे ही अगर सिंगुलर आ गया दे के साथ में, तो बाबू क्या करेंगे, इसको तुरंत हटा देना, यहां का बात मत लेना, यहां का पोजीशन ले लेना। तो इज क्या हो जाएगा, इज बदलकर आर में चला जाता है। इज बदलकर किस में चला जाएगा, आर। अगर कंफ्यूज में दे दिया कि नोबडी अलाउड टू कम डॉट डॉट, तो बच्चे और कंफ्यूज पड़ जाएंगे। लिख दें क्या, इज नोबडी, इज ये, तो नहीं, नोबडी और नन का जितने सारे बडी होते हैं जिसमें बडी सब लगा हुआ है, सारे प्रोनाउन दे होते हैं, और दे के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब होता है, इसलिए इज के जगह पर आपको आर का व्यवहार करना होगा। अगर वाज लगा होगा तो वेयर का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन टैग फुल इन फाइनल आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इंटीग्रेटेड में क्वेश्चन टैग का कहीं से कहीं प्रारूप कहीं भी दे सकता है। आगे मैं बता रहा हूं। अब है कि I see a bird, she would fly to you, fly to me। यदि वह पक्षी होती तो वह मेरे पास उड़कर आती। That sentence expresses the conditional method। ये हमारे कंडीशनल मेथड हो गया कि I see a bird, यदि वह पक्षी होती तो she would fly to me, वह मेरे पास उड़कर आती। तो जो कंडीशनल मेथड होता है, तो कंडीशनल मेथड हमेशा पास्ट एबिलिटी के साथ में होता है और कल्पना सूचक होता है। तो सी के साथ में जो वाज लगता है बाबू, कल्पना वाले सूचकांक में कभी भी वाज नहीं होता है। वहां पर वाज होगा ही नहीं जहां पर इफ आए, एज इफ आ जाए, एज दाऊ आ जाए। ये सारी कंडीशन जहां कहीं भी लगा होता है, तो वहां पर हमेशा ये जान लेना कि प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो why see a bird? No, where see a bird? She would fly to you। तो यहां पर जो वाज है, जो मेरा कंडीशनल शो कर रहा है, ये मत सोच लेना कि पास्ट कंटिन्यूअस शो कर रहा है, नहीं, ये कंडीशनल शो करता है। तो कंडीशनल शो में हमेशा वाज का यूज होता ही नहीं है, हमेशा होता है वर का। तो इसलिए वाज यहां पर क्या है, मेरा इरर है। तो वाज को मैं क्या लिख दूंगा, इरर में लिख दूंगा, और करेक्शन में क्या लिख दूंगा, वर। Where see a bird, she will fly to me। Where see a bird, she would fly to me। जब where होता है तो would होता है। अगर मान लो कि सेंटेंस में दे दिया कि where see a bird और she will fly to you, तो जब where होता है तो would के साथ में जाता है, had होता है तो would have में जाता है। ये आपको माइंड पर हमेशा एग्रीमेंटल मेथड को आपको रखना होता है, इसलिए वाज को वर में बता देना। कब, जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तब। अब आगे मैं बता रहा हूं कि नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर डिसऑनेस्ट। मोहन ही नहीं बल्कि उसका दोस्त भी क्या है, बेईमान है। तो अब तुम माइंड लगाओगे कि क्या मैं करूं, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, आर लगा हुआ है डिसऑनेस्ट। तो यहां पर मेरा मेथड क्या होगा यार, ये सेंटेंस में कहां मेरा इरर है, मैं क्या पकड़ूं। तो माइंड लेकर जाना बाबू, कहां, नॉट ओनली और बट आल्सो आ गया, तो हमेशा ये सेंटेंस आता है एग्रीमेंट में। जिस सेंटेंस में नॉट ओनली और बट आल्सो लगा हुआ रहता है, उस सेंटेंस का वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज फ्रेंड, तो यहां पर आर नहीं होगा बाबू, क्या होगा, वाज। क्या होगा, वाज। यहां पर नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, तो यहां पर जो आर लिखे हैं वो आर नहीं होगा। आर को बदलकर मैं क्या ले जाऊंगा, इज। क्या ले जाऊंगा, इज, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। अगर मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं कि यदि ये सेंटेंस में हमेशा देखना होता है कि, अब मैं देखिए आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। 6 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो हिज फ्रेंड, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो हिज फ्रेंड आर डिसऑनेस्ट। आपको हमेशा माइंड में रखना होता है। एग्रीमेंटल में जाइए,
जिस सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो होता है, तो नॉट ओनली बट आल्सो में वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या होता है, आपको ध्यान देना है कि यहां पर क्या है, नॉट ओनली द टीचर है, और बट आल्सो क्या है, फ्रेंड्स है, और यहां पर वर्ब क्या लगा हुआ, आर। तो बाबू रे यहां पर बताया गया कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, तो यहां पर टीचर क्या है मेरा, सिंगुलर है। तो जब टीचर मेरा सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर जो आपको आर जो है वह इज में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, इज में बदल जाएगा। हमेशा माइंड पर ध्यान देना होगा कि जहां कहीं भी नॉट ओनली बट आल्सो आते हैं वहां पर सेंटेंस हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब को यूज करना होता है। अब मैं आगे क्वेश्चन चल रहा हूं, कहां पर, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द चीफ पॉइंट्स आर एज फ्लो। कह रहा है कि मुख्य बिंदु इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, द चीफ पॉइंट्स आर एज फ्लो, मुख्य बिंदु इस प्रकार है। आपको माइंड ले जाना है एग्रीमेंटे में। एग्रीमेंट में आप जानते हैं कि एज फ्लो, एज कॉन्सर्न, एज रिगार्ड्स जहां कहीं भी आते हैं तो उसके साथ में एज फ्लो, एज रिगार्ड, एज कॉन्सर्न कभी नहीं आता है। क्या आता है, तो एज फ्लॉज, एज कॉन्सर्न्स, एज रिगार्ड्स। तो जहां कहीं भी सेंटेंस में अगर एज आ गया, एज के साथ में फ्लो आ गया, तो डायरेक्टली वह क्या है, इधर है। तो हमको क्या करना है कि यहां पर फ्लो लिखा हुआ है और एज यहां पर पहचान है, तो फ्लो को क्या करेंगे, इधर बना लेंगे। यहां पर क्या करेंगे कि फ्लो को लिख दिया और करेक्शन में क्या करेंगे, फ्लोज, एज फ्लोज, एज रिगार्ड्स, एज कॉन्सर्न। एग्रीमेंट पढ़िएगा तो हमेशा ये आएगा कि एज के साथ में फ्लोज आता है, एज के साथ में रिगार्ड्स आता है, एज के साथ में कॉन्सर्न आता है, बल्कि कॉन्सर्न, फ्लो और रिगार्ड कभी नहीं आता है। कंप्लीट एग्रीमेंट में आपको मेथड देखना होगा, एज से आपकी पहचान होती है। आगे क्या है, आगे आपका क्वेश्चन है कि ही आस्क्ड मी इफ ही इज नॉट हेल्पफुल टू मी। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है सेंटेंस में कि इरर पहचान करना है, तो बच्चे कंफ्यूज पढ़ते हैं, हमेशा कंफ्यूज पढ़ते हैं। एग्रीमेंट हो या नरेशन में कह रहा है कि ही आस्क्ड मी इफ ही इज नॉट हेल्पफुल टू मी। हमें वन ही इरर को क्या करना है, सही करना है। तो वन इरर को क्या करेंगे, यदि अगर यहां पर इफ लगा है और यहां रिपोर्टेड स्पीच में ये सारे प्रेजेंट की अगर बात हो गई है, सारा ये हमारा प्रेजेंट मेथड की बात हो रही है, तो हमारा क्या करेंगे, एक इरर को आस्क में बदल, जो आस्क को मैंने लिखा है वो मेरा क्या हो गया, इरर। ही आस्क्ड मी इफ, और यहां पर है कि ही इज नॉट हेल्पफुल टू मी। अगर ही के साथ में इज लगा है तो इज जब वाज में जाता तब हमारा क्या होता है, पास्ट में रहता, तो ये पास्ट में रहता। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट में है, और ये क्या है, पास्ट में है। तो हम क्या इरर करेंगे, ये बेटा दिमाग लगा देना है, कुछ नहीं करना है, आस्क्ड को आस्क में बदल देना है। क्या करना है, यहां पर जो आस्क्ड जो लिखा है उसको किससे बदल देंगे, आस्क। जब यहां पर प्रेजेंट है ये है और इधर पास्ट कर रहा है, तो ये पास्ट है, ये पास्ट होता तब ना हमारा संतुलता होता। जब है ये नहीं है तो इधर प्रेजेंट है, तो इधर भी मैं प्रेजेंट कर दूंगा। तो क्या लिख देंगे, ही आस्क्स मी इफ ही इज नॉट हेल्पफुल टू मी। ये देखो, कोई भी चीज होता है सेंटेंस को पकड़ना होता है, तो पकड़ने के लिए हमेशा नरेशन में दाएं बाएं तो हमेशा जानना है कि यदि मेरा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट शो कर रहा है और रिपोर्टिंग भर पास्ट है तो पास्ट को प्रेजेंट कर दें। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, अगर हमारा रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में कर दें, तो निश्चित है कि हमारा इरर पकड़ में आ जाता है, 100% उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आगे मैं चल रहा हूं, क्या है कि नो अदर बॉयज आर एज गुड एज श्याम, माने श्याम के जैसा जितना अच्छा है उतना और कोई नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मतलब क्या है कि नो अदर बॉयज आर एज गुड एज श्याम। ये हमेशा आप डिग्री में जाइए, डिग्री में दो ही चीज होता है,
एक निगेटिव मेथड करने के लिए नो अदर होता है और दूसरा निगेटिव मेथड के लिए वेरी फ्यू होता है। तो वेरी फ्यू के साथ में प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब होता है, लेकिन जहां कहीं भी नो अदर आ गया तो नो अदर के साथ में सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब भी होता है, प्लूरल वर्ब कभी होता नहीं है। तो हमारी इधर यहीं पर पहचान में आ गया कि नो अदर बॉयज आर एज गुड एज श्याम। तो क्या क्या है कि नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर क्या इधर है, बॉयज आर। बॉयज आर मेरा क्या हो गया, इधर हो गया, क्योंकि नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो नो अदर बॉय इज एज गुड एज श्याम। तो यहां पर क्या कर देंगे कि बॉयज आर को बॉय इज करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। नो अदर बॉय इज एज गुड एज श्याम, बल्कि नो अदर बॉयज आर एज गुड एज श्याम ईरर। आगे मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूं। आप लोग तो भली भांति सब समझ रहे हैं क्वेश्चन मेरा क्या है और उसका प्रारूप क्या है। मैं आप लोगों को क्लियर करके ही कोई चीज बताने का ध्यान रखता हूं कि मैं ऐसा चीज बताऊं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर लगे, साफ सुस्पष्ट, की दिक्कत ना हो सके। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा कि द सन विल बी शाइनिंग व्हेन आई वेंट आउट। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर सेंटेंस में अगर वेन आ गया और वेन के साथ में अगर पास्ट इंडेफिनिट लगा हो, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं बताया था ऊपर में कि वेन और व्हाइल अगर शुरू में अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो हमेशा उसके आगे आने वाले पास्ट कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन वेन के साथ में अगर आफ्टर यूज यदि अगर V2 लगा होता है तो फर्स्ट पोजीशन क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। अगर वेन के साथ में अगर अंत वाले सेंटेंस में अगर S प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा होता है तो प्रथम प्रारूपता क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूअस। यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ध्यान देना है कि यदि हमारा सेंटेंस स्टार्टिंग वेन से हुआ है और वेन के साथ में पास्ट इंडेफिनिट लगा हो तो आफ्टर यूज क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। ये हमेशा अपोज करना होता है, आपको माइंड में रखना है कि वेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, अगर वेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस। तो हमेशा ध्यान देना है कि यहां पर जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया और सन के साथ में जब विल बी हो गया, यहां पे शाइनिंग है तो विल बी क्या करेंगे, विल बी को मैं गलत मान लूंगा और यहां पर क्या लिख देंगे, वॉच द सन वाज शाइनिंग व्हेन आई वेंट आउट। हमेशा माइंड में रखना है, व्हेन आई वेंट आउट, व्हेन आई वेंट आउट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तब क्या होगा, द सन वाज शाइनिंग। सन विल बी नहीं, इज एम आर नहीं, हमेशा वॉच। आगे आगे क्वेश्चन क्या है, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान देना है कि आफ्टर आई लीव द स्कूल, जब मैं स्कूल छोड़ने के बाद, आफ्टर आई लीव द स्कूल, स्कूल छोड़ने के बाद मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं। अब देखिएगा इस सेंटेंस में डबल इधर आपको ध्यान देना है कि स्कूल छोड़ने के बाद मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं। आपको माइंड हमेशा लगाना होगा कि स्कूल छोड़ने के बाद, स्कूल भी छोड़ दिया तो कोई काम नहीं किया, यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं, अभी जाना चाहता है गया नहीं है, तो वो भी काम को पूरा नहीं किया है, और स्कूल छोड़ने के बाद अभी स्कूल भी नहीं छोड़ा है। तो स्कूल छोड़ने के बाद एक माइंड बना रहा है स्कूल छोड़ने के बाद मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं, तो स्कूल छोड़ने के बाद भी मेरा कार्य पूरा नहीं हो रहा है और मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं, अभी संदेह में पड़ा हुआ है। तो जब दोनों वर्ग के दोनों हमारे सेंटेंस अगर हमारे सस्पेंस में हो, काम का भली भांति पूरा न हुआ हो, तो वैसे चीजों में क्या करेंगे। अगर मान लो कि मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं कि मैं बाजार जाना चाहता हूं और वहां से जाऊंगा पटना, मैं बाजार जाना चाहता हूं और वहां से जाऊंगा पटना, तो ये बताओ कि गार्जियन कहेगा कि जब तुम बाजार जाना चाहते हो पटना जाओगे, जब वो जाएगा तब ना तुमको पैसा देगा जाने के लिए। जब खाली बोल रहे हो तो क्या गार्जियन पैसा देगा। अगर जाता, कोई काम को करने के लिए कहता तो गार्जियन तुमको पैसा देता। तो ये कह रहा है
कि स्कूल छोड़ने के बाद मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं, छोड़ने के बाद भी अभी सोच रहा है मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं, वो भी सोच रहा है, तो दोनों हमारे कार्यक्रम क्या है, पूर्ण रूप से कंप्लीटेड नहीं है, ये बिल्कुल कंप्लीटेड नहीं है। तो कंप्लीटेड जब है ही नहीं तो हमें तुरंत पहचान लेना है कि आफ्टर आई लीव द स्कूल, अरे यार लीव द स्कूल, जब स्कूल जब छोड़ दिया होता तो दी लगाना जरूरी था, और यदि यूनिवर्सिटी पहुंचकर कोई काम किया होता तो यूनिवर्सिटी के पहले दी लगाना जरूरी था। न यूनिवर्सिटी गया है और न स्कूल छोड़ा है, दोनों कोई काम नहीं किया है, तो दी के जगह पर नो आर्टिकल और दी के जगह पर क्या होगा, नो आर्टिकल, क्योंकि दोनों में से कोई काम नहीं किया है। जब दोनों काम अगर पूर्ण रूप से कर दिया होता तो उसका बेनिफिट यदि मिला होता तो दोनों साइड में हमको दी का यूज सही था, लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद छोड़ा भी नहीं और यूनिवर्सिटी गया भी नहीं, तो दोनों जब काम नहीं होता है तो दोनों दी हमारे नो आर्टिकल में बदल जाते हैं। ये हमारा किस में आता है, क्वेश्चन आर्टिकल में। तो मैंने आपको शुरू से अंत तक जितने सारे इंटीग्रेटेड जो बताया, आपको फुल इन फाइनल बताया, और फुल इन फाइनल बताने के बाद आप सुस्पष्ट हो गए होंगे कि इंटीग्रेटेड क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाता है। अगर यदि ये मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, अगर मेरी पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, और आगे मैं क्वेश्चन आपको